नमस्कार। आज हम कक्षा 12 के अध्याय यात्रियों के नज़रिए जो इतिहास पुस्तक में 5वां अध्याय है उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इसी का पार्ट 1 में जो है अल बरूनी पढ़ा था और अल बरूनी के बाद अब हम इब्न बतूता पढ़ने वाले हैं। यदि चैनल अच्छा लगे, इसका कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिएगा। ये यूपीएससी आरपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में जो है बहुत उपयोगी टॉपिक है और जो इस समय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 12 के बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अर्धवार्षिक पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वगैरह की परीक्षाओं में भी जो है आपके लिए ये उपयोगी टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं हम यात्रियों के नज़रिए का पार्ट 2। गौर करें तो इब्न बतूता के विषय में हम बात करें तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का रहने वाला था। मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ जब दिल्ली सल्तनत का राजा, तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक, इतिहास का बुद्धिमान मूर्ख राजा कहते हैं जिसे, मोहम्मद बिन तुगलक, वो मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जूना खां के समय इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता जो है मोरक्को में जन्मा था। एक हठीला यात्री कहते हैं इब्न बतूता को। इब्न बतूता जो है उसको हठीला यात्री कहते हैं, मतलब उसको यात्रा का बड़ा शौक था और जो मन में ठान लेता था वो निकल पड़ता था। 22 साल की सब छोटी उम्र में ही वो निकल गया यात्रा पर और उसने जो यात्राएं की उन यात्राओं में कठिनता बहुत थी। अपनी यात्राओं में कठिनता के दौरान कभी वो कहता है कि मुल्तान से दिल्ली आते समय उसको कुछ लुटेरों ने लूट लिया था। मुल्तान से दिल्ली आते समय जो है कुछ लुटेरों ने लूट लिया था, इसीलिए जो है उसकी यात्राएं, वो इब्न बतूता कहता है कि कठिन यात्राएं, हठीला यात्री के नाम से भी जाना जाता है इब्न बतूता, जिसका जन्म मोरक्को में हुआ था। मोरक्को के तेंजियन नगर में हुआ था। मतलब इब्न बतूता तेज होगा, तेंजियन नगर में जन्मा है। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय, इस समय इतिहास का बुद्धिमान मूर्ख राजा मोहम्मद बिन तुगलक राज कर रहा था, उसके समय जो है इब्न बतूता यहाँ आया और दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। काजी मतलब न्यायाधीश, तो दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको। 1333 में जब वो आया, 1342 में चीन भेजा गया दूत बना करके। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक का दूत बन करके चीन गया और उसके बाद 1354 में अपने मूल स्थान वापस मोरक्को लौट गया। अब उसने अपनी जो यात्रा लिखी मोरक्को में, अपनी यात्रा का वृतांत लिखा जो यहाँ यात्रा की, उसको रिहला कहते हैं। रिहला या रेहला भी कहते हैं, जो अरबी भाषा में लिखी। परीक्षाओं के लिए बहुत काम का है। आरपीएससी लगाऊंगा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा जाने वाला है कि इब्न बतूता का ग्रंथ, जैसे किताबुल हिंद हमने पढ़ा अल बरूनी का, वैसे ही रिहला नामक जो ग्रंथ है वो अरबी भाषा में था। रिहला यात्रा वृतांत है जो मोरक्को में लिखा था, न कि भारत में। इब्न बतूता जो है उसकी इस ग्रंथ में बहुत जो है उस विश्वसनीयता मानी जाती है, क्योंकि वो माना जाता है कि बिना किसी दबाव के यहाँ दिल्ली सल्तनत की मोहम्मद बिन तुगलक के समय का इतिहास मोरक्को जाके लिखा। उस पर कोई राजा का दबाव नहीं था, सुल्तान का दबाव नहीं था। इब्न बतूता जाने अनजाने की उत्कंठा टॉपिक है ये। तो इब्न बतूता वो चीज़ें बताता है अपने यात्रा वृतांत में जिनसे लोग अपरिचित थे, मतलब जिसको नहीं जानते थे। वो अपरिचित चीज़ों के बारे में इसलिए रखता था, अपने इब्न बतूता रहेला ग्रंथ में लिखता था, क्योंकि वो साथ साथ में उनको रेखांकित भी करता था ताकि पाठक और जो श्रोता है, पढ़ने और सुनने वाला, वो उसके वृतांत से प्रभावित हो सके। यानी अपरिचित चीज़ों के बारे में इब्न बतूता को बहुत अच्छा लगता था लिखना। इसके बाद हम बात करें इब्न बतूता तथा नारियल और पान, माने इब्न बतूता ने अपरिचित चीज़ों में किन दो चीज़ों को लिखा, तो सबसे पहली बात यह आ गई कि नारियल और पान के बारे में लिखा। नारियल जो है और पान, इससे वहाँ के लोग परिचित नहीं थे, मोरक्को वाले परिचित नहीं थे, और उसने अपरिचित चीज़ों के बारे में जो लिखा वो दो चीज़ें कौन कौन सी है, छोटा प्रश्न यहाँ से आ सकता है। वो एक नारियल है और एक पान है। नारियल के विषय में कहा कि खजूर जैसा फल है, दिखने में खजूर जैसा है, काष्ठ फल है, यानी लकड़ी के जैसा फल है, तो काष्ठ फल है, और इसका
जो है ये मानव सिर के समान है, मस्तिष्क के समान है, जिसमें 2 आंखें होती हैं और एक मुख होता है, और अंदर का भाग जो है मस्तिष्क के समान होता है, और ऊपर जो रेशे होते हैं वो बालों जैसे होते हैं जिससे रस्सी बनाई जाती है। ये अपरिचित चीज थी मोरक्को वालों के लिए। उसने नारियल के बारे में लिखा, पान के बारे में लिखा कि इसमें फल नहीं लगते, सिर्फ पान के पत्तों से जो है अंगूर के समान जो है लताएं होती हैं, यानी बेल होती है, और अंगूर लता के समान ये इसमें पान के पत्ते लगते हैं। तो पान के पत्ते के बारे में भी लिखा कि पान के पत्ते में सुपारी डाल करके, टुकड़े टुकड़े करके सुपारी डाल करके जो है यहाँ के लोग खाया करते थे। तो मोरक्को के वासियों के लिए, यानी अफ्रीका में मोरक्को जो है उस वासियों के लिए इब्न बतूता ने जो लिखा उसमें नारियल और पान 2 अपरिचित चीज़ों के बारे में लिखा जिनके बारे में वो नहीं जानते थे। अगले टॉपिक की बात करें तो इब्न बतूता और भारतीय शहर। तो इब्न बतूता और भारतीय शहर की बात करें तो इब्न बतूता ने एक तो दिल्ली के बारे में, किन 2 शहरों के बारे में बताया है, तो दिल्ली और दौलताबाद के बारे में बताया। दिल्ली तो दिल्ली है, दौलताबाद महाराष्ट्र में। तो छोटा प्रश्न फिर बन जाता है कि इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में किन 2 शहरों के बारे में बताया था। तो एक तो दिल्ली के बारे में और एक दौलताबाद के बारे में। कहता था कि भारतीय शहर जितने भी हैं उनमें घनी आबादी थी, समृद्ध शहर थे, भीड़ भाड़ वाली सड़कें थी, चमक दमक वाली रंगीन बाजार थे, और दिल्ली को सबसे बड़ा शहर बताया था। तो सबसे बड़ा शहर किसे बताया, तो दिल्ली को बताया। दिल्ली में 28 दरवाजे थे, 28 दरवाजे थे, और उसमें सबसे बड़ा दरवाज़ा जो है वो बदायूं दरवाज़ा था। बदायूं दरवाज़ा, मंडावी दरवाज़ा जो है वो अनाज मंडी के लिए था, लेकिन जो है सबसे बड़ा दरवाज़ा 28 दरवाज़ों वाली दिल्ली सबसे बड़ा शहर था। दूसरे शहर जिसकी तुलना दिल्ली से भी बढ़िया बताया, बड़ा बताया, दिल्ली जैसा ही बड़ा शहर और बताया, तो दौलताबाद महाराष्ट्र में बताया। बाजार की बात करें तो बाजार केवल और केवल वहाँ वस्तु का लेन देन यानी आर्थिक विनिमय ही नहीं होता था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी थे, मंदिर थे, मस्जिद थे वहाँ पे, और जो है सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था, न कि आर्थिक विनिमय का ही। तो आर्थिक विनिमय के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। इसी प्रकार से परीक्षाओं के लिए बड़ा काम का है कि ताराबाद क्या था। तो दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए जो बाजार होता था उसको ताराबाद कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ताराबाद जो है वो क्या था। तो दौलताबाद जो दूसरा बड़ा शहर जिसका जिक्र किया इब्न बतूता ने, उसमें जो पुरुष और महिलाओं गायकों के लिए जो है बाजार लगता था उसको कहते थे ताराबाद। इब्न बतूता और कृषि की बात करें, कृषि और व्यापार की, तो सीधी सीधी बातें कि कृषि बहुत उत्पादककारी थी, मतलब उत्पादन खूब होता था कृषि से, और ये इसलिए होता था क्योंकि मिट्टी उपजाऊ थी, मिट्टी में उपजाऊपन था, इसलिए ज़्यादा खेती होती थी। किसान 2 फसलें उगाते थे, जब ज़्यादा खेती होगी तो फसलें 2 उगाएंगे। भारत में माल की मांग जो है वो मध्य अफ्रीका और दक्षिणी एशिया के देशों में थी। आप जानते हैं कि ये एशिया का नक्शा, मान लो ये एशिया का नक्शा है, एशिया का नक्शा है। उस एशिया के नक्शे में एक तो मध्य एशिया यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये मध्य एशिया वाला क्षेत्र है। भारत से ऊपर अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, और ये दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया यानी आसियान वाले, ये वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह जो हैं, इन देशों में मांग ज़्यादा थी। शिल्पकार जो थे, जो हाथ से बने जो है शिल्पी थे, हाथ से कोई चीज़ बनाते थे, और व्यापारी जो थे उनको बेचते थे, वो भारी मुनाफा कमाते थे इस समय, यानी व्यापार बहुत उन्नत था। भारतीय कपड़े की मांग जो है उसमें मलमल का कपड़ा, जैसे ढाका की मलमल मशहूर थी, रेशम जो है वो जरी है, और साटन नाम का कपड़ा जो है ये बड़ा बिकता था। और मलमल में महीन मलमल जो है वो धनाढ्य लोग पहनते थे, पैसे वाले लोग पहनते थे। ये जो है इस समय की जो है कृषि और व्यापार के बारे में इब्न बतूता ने बताया है। इसके बाद इब्न बतूता जो है उसके बारे में और दिल्ली सल्तनत के बारे में, उस समय के बारे में लिखता है कि संचार एक अनूठी प्रणाली थी। मतलब इस समय जो व्यापारिक मार्ग, संचार का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक अपने विचार पहुंचाने का तरीका है। तो व्यापारिक मार्गों पर सराय होते थे, यानी धर्मशालाएं होती थी, विश्राम स्थल होते थे, होते हैं आज भी होते हैं। तो इब्न बतूता जो है वो भारत की डाक प्रणाली को देख करके चकित हुआ, तो उसने सबसे महत्वपूर्ण जो है संचार में डाक प्रणाली के बारे में बताया। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इब्न बतूता कहता था कि भारत में डाक प्रणाली मोहम्मद बिन तुगलक के समय बड़ी कुशल थी। सिंध से दिल्ली तक, आप गौर करें ये सिंध है,
सिंध से दिल्ली तक जाने में 50 दिन लगते थे, लेकिन जो उसके गुप्तचर थे वो 5 ही दिन में पहुंच जाते थे, 5 दिन में ही पहुंच जाते थे। आपको पता होना चाहिए कि सिंध है, ये 50 दिन में सिंध है, ये 5 दिन में भी सिंध है। तो सिंध से दिल्ली तक जाने में 50 दिन लगते थे, लेकिन गुप्तचर जो है 5 दिन में ही पहुंच जाते थे। इतनी कुशल व्यवस्था थी। भारत में दो प्रकार के डाक व्यवस्था हुआ करती थी, परीक्षा के लिए काम का है। दो प्रकार की, एक तो घोड़े के माध्यम से जाते थे, अश्व डाक कहते थे। ये 4 मील पर घोड़ा बदल दिया जाता था, मतलब आगे घुड़सवार रहेगा, एक डाक वाला जाएगा, दूसरी डाक वाले तक पहुंचेगा, 4 मील की दूरी पर जो है वो दूसरा घोड़ा लेकर के तैयार रहेगा। तो ऐसे जो है डाकिये को उलुक कहा करते थे। एक होते थे पैदल डाक वाले, तो पैदल सैनिक भागेगा डाक लेकर के, समाचार लेकर के, गुप्तचर, और आगे दूसरा मिल जाएगा। 1 मील में ऐसे 3 भाग बटे होते थे, यानी 1/3 मील का 1/3 हिस्सा जो है उसमें 3 जने खड़े होते थे, भाग करके दूसरे के पास गया, दूसरे से तीसरे के पास गया, और ये दावा कहलाते थे। जो पैदल होते थे डाकिये वो दावा कहलाते थे, और घोड़े पर बैठे हुए उलुक कहलाते थे। परीक्षा के लिए बहुत काम का है। जो एकलव्य विद्यालयों की जो परीक्षा हो रही है उसमें भी ये टॉपिक बड़ा काम का है। 12वीं क्लास की एनसीईआरटी का सीधा सिलेबस है, आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप इसको जितनी बार देखेंगे 2-3 बार में इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इब्न बतूता और बर्नियर। अब एक हमने अलबरूनी पढ़ा, एक इब्न बतूता चल रहा है, एक बर्नियर, फ्रांसिस बर्नियर जो है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो यात्री है। लेकिन अभी हम तुलना कर लेते हैं कि इब्न बतूता और बर्नियर के यात्रा वृत्तांतों में तुलना क्या है। तो आपको बता दूं कि इब्न बतूता अपने अनूठेपन के लिए जो है, जिससे वो प्रभावित कर लेता था जो है लोगों को, वो लिखता है। तो अपने अपरिचित चीज़ों को लिखता है, जिसके बारे में लोग अपरिचित थे मोरक्को के, तो अपने अनूठेपन के कारण से प्रभावित किया उसने। जबकि बर्नियर जो है वो बुद्धिजीवी परंपरा का था। बुद्धिजीवी परंपरा का मतलब ये तो कोई अनोखी चीज़ दिखती थी तो लिखता था, उसमें अनोखी चीज दिखी तो लोगों को प्रभावित, जबकि ये दिमाग से काम लेता था, बुद्धिजीवी परंपरा का था। जो उसने भारत में देखा उसकी यूरोप से तुलना की। मान ले दास प्रथा यहाँ देखी तो वहां दासों से तुलना कर दी, और हर बार जो भी तुलना की बर्नियर ने उसमें भारत को कमजोर करके और यूरोप को जो है उसको श्रेष्ठ बताने की, यूरोपीय संस्कृति को श्रेष्ठ बताने के लिए ऐसा वो करता था। तो वो बुद्धिजीवी था, अपने देश को देखो यूरोपीय संस्कृति को श्रेष्ठ बता रहा है, जबकि ये यहाँ जो है अच्छी रोचक चीजें, जो अपरिचित चीजें थी उनके बारे में लिख करके जो है वो आगे बढ़ाता था। उसके बाद और बात करें तो अंतिम बिंदु है इब्न बतूता और दास प्रथा। दास प्रथा, दासों के बारे में बात करें तो बाजार में दास दासियों वस्तुओं की तरह बिकते थे। मतलब इस समय दास प्रथा बहुत ज्यादा हावी थी। भेंट स्वरूप भी दास दिए जाते थे। मतलब राजा जो है वो, राजा या कोई यात्री है तो वो किसी को दासी भेंट भी कर सकता था। जैसे एक धर्म उपदेशक था नसीरुद्दीन, उसके प्रवचन से प्रसन्न होकर के मोहम्मद बिन तुगलक जो राजा था उसने उस धर्म उपदेशक को, संत को जो है 1 लाख टंका जो है वो मुद्रा हुआ करती थी, 1 लाख टंका, और चांदी का सिक्का जो होता था वो टंका कहलाता था सल्तनत काल में। 1 लाख टंका और 200 दास दिए थे। तो इसका मतलब दासों को देखो भेंट स्वरूप भी दिया जाता था। दासों को जो है बाजार में सीधा वस्तुओं की तरह बेचा जाता था। दासों में विभेद की बात करें तो कोई दास तो जो है नौकरी चाकरी करते थे, और कोई दास निपुण होते थे गायन में, गाना गाने में निपुण होते थे, संगीत में निपुण होते थे। वो राजा के दरबार में रहेंगे, उनकी हालत दयनीय नहीं होगी। तो अमीरों की गतिविधियों की जानकारी के लिए भी दासियों को नियुक्त किया जाता था। जो अमीर थे उनके बारे में राजा को जानना है, उसकी जानकारी, उसकी गुप्तचरी करवानी है, तो दासियों की नियुक्ति होती थी। घरेलू श्रम हेतु भी प्रयोग करते थे। घरेलू श्रम का प्रयोग मतलब घर में काम करने के लिए भी जो है ऐसा प्रयोग करते थे। तो पूरे वीडियो में आपने देखा कि हमने इब्न बतूता के बारे में, जो उसने सल्तनत काल के सामाजिक जीवन के बारे में, उस समय की दास प्रथा के बारे में, उस समय के कृषि और व्यापार के बारे में ये सब देखा। तो एक मोटे तौर पर हम फिर वापस रिपीट कर देते हैं कि इब्न बतूता ने क्या क्या देखा। तो आप गौर करें, इब्न बतूता जो है उसका जन्म मोरक्को में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको, प्रश्न है सीधे सीधे कि हठीला यात्री किसे कहते हैं, तो इब्न बतूता को कहते हैं। छोटा प्रश्न है इब्न बतूता कहाँ जन्मा था, तो तेंजियर मोरक्को में जन्मा था। किस राजा के समय आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगला प्रश्न जो है 20 शब्दों में पूछ सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कौन से 2 कार्य सौंपे थे, तो एक तो दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था और दूसरा चीन में दूत बना करके भेजा था। इसका ग्रंथ बहुत काम का है कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न
प्रश्नों में आपके बड़ा काम का है। रेहला जो किस भाषा में, ये भी बात बहुत काम की है, तो मोरक्को का रहने वाला, ये मोरक्को में लिखता है, अरबी भाषा में लिखता है। फिर किन 2 चीज़ों से वो प्रभावित हुआ, उसकी शैली क्या थी कि वो जो है अपरिचित चीज़ों को लिखता था और अपरिचित चीज़ों को लिखता था। तो किन 2 चीज़ों के बारे में वो अपरिचित था, तो नारियल और पान के बारे में। किन 2 शहरों के बारे में उसने बताया, तो दिल्ली और दौलताबाद के बारे में बताया। दिल्ली में कितने दरवाजे बताए, तो 28 और बड़ा दरवाज़ा बदायूं दरवाज़ा था। इसके साथ साथ दौलताबाद का जो बाजार था, वो बाजार था, दिल्ली का बाजार था, आर्थिक विनिमय नहीं, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। ताराबाद क्या है, ये छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए जो बाजार होता था उसको ताराबाद कहते थे। कृषि और व्यापार की बात, तो कृषि बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि उपजाऊपन बहुत ज़्यादा था मिट्टी में। 2 फसलें साल में 2 फसलें ली जाती थी। मध्य एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापार जो है, वहाँ मांग बहुत ज़्यादा थी। और जो है भारतीय कपड़े जैसे मलमल, रेशम, जरी, साटन, तो ये नाम याद रखने, ये जो है इनका व्यापार वो होता था, निर्यात होता था। इसके अलावा जो है डाक व्यवस्था के बारे में बड़ा प्रश्न पूछा सकता है कि इब्न बतूता की डाक प्रणाली को बताइए। तो डाक प्रणाली 2 प्रकार की व्यवस्था थी। अश्वडाक जो उलूक कहलाते थे, जो 4 मील पर घोड़ा बदल करके उस तक संदेश पहुंचाएंगे, और पैदल डाक जो है 1 मील में 3 स्थान होते थे, यानी 1/3 हिस्से पर ऐसे डाकिए जो है दावा कहलाते। सिंध से दिल्ली की दूरी जो है 50 दिन की थी, जो गुप्तचरों द्वारा 5 दिन में SSSS आपको यहाँ याद रख लेना है। फिर इसके बाद जो है सीधा बर्नियर से तुलना, तो ये तो अनूठी चीज़ें बताता था और वो बुद्धिजीवी था, वो यूरोप से तुलना करता है और यूरोप से तुलना करता है और यूरोप को श्रेष्ठ बताता है। फिर उसके बाद जो है दास प्रथा के बारे में कि तो दास बिकते थे वहाँ और भेंट में भी दे देते थे। सारे दासों की दयनीय स्थिति नहीं थी, जो गायन में निपुण थे वो राजा के दरबार में रहते थे और अमीरों की गुप्तचरी करने के लिए, गतिविधियों को जानने के लिए दासियों को नियुक्त होते थे। घरेलू कामों के लिए भी दास नियुक्त होते थे। तो आपने देखा कि लास्ट के 3 मिनट में मैंने सारा जल्दी से रिपीट कर दिया। इसको आप 2-3 बार यदि देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और YouTube चैनल पर आप आकर के यहाँ जितने भी वीडियो पड़े हैं उनमें कोई ना कोई तरीका बताया गया है, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या अन्य भर्ती परीक्षाओं की, राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, वो सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और इसी तरह से आगे वीडियो मिलते रहेंगे। अगले पार्ट में हम बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।